अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum dear students, young learners and all the teachers. Welcome back to another lecture. This is page number 121, lesson number 11, Zoo Hospital. This chapter has been taken from grade 6 English book published by Punjab Textbook Board Lahore. Students, today we will do grammar part, active voice and passive voice. Have you ever noticed the difference between two sentence structure? Usually in English language we follow SVO, subject, verb and object structure. But sometimes we came across such words that follow inverted structure from object, verb and subject. This is the difference between two types of structure. We call them active voice and passive voice. Students, let's begin this exercise and understand the difference between these two voices. This is part A, grammar portion, active voice and passive voice. Read the following two paragraphs carefully. Paragraph 1. A large potato was bought and carefully cut into two halves. Half of the inside part was scooped out. The powder was put in its place and the potato was closed again. Paragraph 2. The doctor brought a large potato and he carefully cut it into two. He scooped out half of the inside part. He put the powder in its place. He closed the potato again. What difference did you notice? Students, आपने देखा कि ये दोनों पैराग्राफ किस तरह से मुख्तलिफ हैं। अब आप अगर इसमें ऑब्ज़र्व करें तो डिफरेंस किस चीज़ का पाया जाता है। द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ 1 सेज अ लार्ज पोटैटो वाज ब्रॉट। एक ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है कि उसको लाया गया एंड केयरफुली कट इनटू टू, और उसे दो टुकड़ों में तकसीम किया गया। द डॉक्टर ब्रॉट अ लार्ज पोटैटो एंड ही केयरफुली कट इट इनटू टू। In paragraph 2, the subject is doctor. Doctor is the person who is doing action. तो बच्चों, जो बंदा, जो सब्जेक्ट हमारे पास एक्शन कर रहा होता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। अ लार्ज पोटैटो वाज ब्रॉट, इसमें लार्ज पोटैटो एक्शन नहीं कर रहा बल्कि कोई बंदा, कोई डॉक्टर जैसे कि या कोई और शख्स जो है इसमें एक्शन कर रहा होगा, वो यहाँ सब्जेक्ट होगा। और लार्ज पोटैटो जो लाया गया ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सो द डॉक्टर ब्रॉट अ लार्ज पोटैटो, डॉक्टर सब्जेक्ट था जो बड़ा पोटैटो लेकर आया। सो इसका मतलब इस पैराग्राफ में हमारे पास सब्जेक्ट अवेलेबल है, इस पैराग्राफ में सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, जबकि पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट से, उस चीज़ से जो लेकर आई गई। लाने वाला कौन था वो मेंशन नहीं है, बट पैराग्राफ 2 में मेंशन है। ये डिफरेंस आपने देखा है यहाँ पे। हाफ ऑफ द इनसाइड पार्ट वॉज स्कूप्ड आउट, आलू के अंदर से आधा हिस्सा बाहर निकाल लिया गया। इसका मतलब फिर यहाँ पे एक कोई शख्स मौजूद है जिसने ये काम किया, इस काम को करने वाला कोई शख्स मौजूद है, लेकिन उसका ज़िक्र नहीं है इस लाइन में, उसका नाम मेंशन नहीं है। इसलिए यहाँ पे बात बार बार ऑब्जेक्ट की हो रही है कि आलू के आधे हिस्से को अंदर से निकाल लिया गया, लेकिन करने वाले का नाम मौजूद नहीं है। ही स्कूप्ड आउट हाफ ऑफ द इनसाइड पार्ट, यहाँ पे करने वाले का नाम मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। दिस प्रोनाउन इज़ डॉक्टर। ये जो प्रोनाउन है ये किसके लिए यूज़ किया गया है? ऊपर जो हमारे पास नाउन था डॉक्टर, उसके लिए प्रोनाउन यूज़ किया गया।
तो यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट आपके पास है, सब्जेक्ट वो बंदा जो काम कर रहा है वो मौजूद है यहाँ पे। द पाउडर वॉज पुट इन इट्स प्लेस एंड द पोटैटो वॉज क्लोज्ड अगेन। दवाई का जो पाउडर था उसको उस आलू के अंदर डाल दिया गया और उसको बंद कर दिया गया। इसको किसने किया? अगेन द नेम ऑफ सब्जेक्ट इज़ नॉट मैंशन। ना कोई नाउन मौजूद है ना कोई प्रोनाउन मौजूद है, लेकिन हमें ये बात समझ आ रही है कि यहाँ पे काम किसी शख्स ने किया है, किसी सब्जेक्ट ने किया है, बट दैट सब्जेक्ट इज़ मिसिंग। ही पुट द पाउडर इन इट्स प्लेस। अगेन प्रोनाउन इज़ मैंशन हेयर, जो कि बता रहा है कि डॉक्टर ने ये काम किया। सब्जेक्ट इज़ प्रेजेंट हेयर। ही क्लोज द पोटैटो अगेन। अगेन जो डॉक्टर था उसने आलू को बंद कर दिया। सो ही क्लोज द पोटैटो अगेन। व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस? आपने इनमें क्या फ़र्क पाया है? इन दोनों पैराग्राफ में आपको क्या चीज़ डिफरेंट लगी है? अभी हमने इस फ़र्क को अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पैराग्राफ 1 में सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले को पता है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है। पैराग्राफ 2 में हमें नज़र भी आ रहा है कि क्या काम हो रहा है, किस पे काम हो रहा है, और उसको करने वाला कौन है? सब्जेक्ट यानी कि डॉक्टर। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। In paragraph 1, the action is given more importance. It is in passive voice. बच्चों पैसिव वॉइस में क्या है कि जो एक्शन है, जो काम किया गया है यानी वर्ब, उसको ज़्यादा अहमियत दी गई है। आलू को लाया गया, उसे काटा गया 2 टुकड़ों में, उसको खाली किया गया और उसके अंदर पाउडर भरा गया। काम करने वाले का ऊपर फोकस नहीं है, जबकि जो काम हुआ है उस पर फोकस किया गया है कि किस काम पे फोकस हुआ है। So it is passive voice. In paragraph 2, subject like doctor is given more importance. It is in active voice. बच्चों पैराग्राफ 2 में क्या है? सब्जेक्ट यानी कि जो डॉक्टर जो काम कर रहा है उसको इम्पोर्टेंस दी गई है, काम को नहीं, काम से ज़्यादा काम करने वाले को। The doctor brought a large potato. He scooped out half of inside. He put the powder in its place. He closed the potato again. We use passive tense when action is more important. We also use passive voice for reporting a particular procedure in the past. बच्चों हम पैसिव टेंस को कब यूज़ करते हैं? यानी ऐसा टेंस जिसमें हमें एक्शन को इम्पोर्टेंस देनी हो और सब्जेक्ट को क्लियरली ना बताना हो। ऐसा टेंस हम यूज़ करते हैं व्हेन एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जब एक्शन को बताना ज़रूरी हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं अखबार में, तो कुछ इस तरह से फ़िक्रा लिखा जाता है कि फ़लाँ दिन ये वाक़या वक़ूअ पज़ीर हुआ। दिस इंसिडेंट हैपन दैट डे। वाक़या किस वजह से हुआ? कोई भी किसी जगह आग लग गई या कोई मसला हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको करने वाला कौन था उसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं होती, लेकिन उस वाक़े के बारे में सारी मालूमात होती हैं कि वो ऐसे हुआ, इतने बजकर इतने मिनट पे हुआ, उससे इतना नुकसान हुआ। सो in those tenses we have action which is more important. We also use passive voices for reporting a particular procedure in the past. और हम पैसिव वॉइस को ऐसी रिपोर्टिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ऐसी किसी भी वाक़े की, किसी हैपनिंग की, इवेंट की रिपोर्टिंग, उसके बारे में बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि पिछले ज़माने में गुज़र चुका हो, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि उस टाइम पे उसको करने वाला शख्स कौन था, कितने थे, लेकिन हम उसकी रिपोर्टिंग अच्छे से बयान कर सकते हैं। सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन अबाउट पैसिव टेंस, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट एंड वेयर वी यूज़ इट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ पैसिव टेंस इन विच एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नो सब्जेक्ट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटेंस। बच्चों सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं, बट ऑब्वियसली आपको पता है कि इसके पीछे कोई ना कोई काम करने वाला सब्जेक्ट मौजूद है, कोई पर्सन मौजूद है। हियर इन पैराग्राफ 2 दिस इज़ कॉल्ड एज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तमाम चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और काम करने वाले यानी सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, इसलिए उसको मेंशन करना ज़रूरी होता है। देयर आर 2 स्पेशल फॉर्म्स फॉर वर्ब्स कॉल्ड एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब हमने क्या पढ़ा है कि वर्ब्स की 2 स्पेशल फॉर्म्स हैं जिनको हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस क्या है? रिमेंबर, इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। डॉक्टर ब्रॉट अ लार्ज पोटैटो। काम को करने वाला, उसने क्या काम किया?
किस चीज़ पे काम किया, ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एज SVO। ये तो बात हो गई एक्टिव वॉइस की। अब चलें देखते हैं पैसिव वॉइस को। इन पैसिव वॉइस द SVO स्ट्रक्चर गोज़ इन सच अ डायरेक्शन। अ लार्ज पोटैटो जो ऑब्जेक्ट था पिछले सेंटेंस में, वो यहाँ सब्जेक्ट बन चुका है, बट ये सब्जेक्ट यहाँ काम नहीं कर रहा बल्कि इस पे काम हो रहा है। बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया है। वॉज बॉट, क्या काम किया है उसने इसके साथ, लेकिन अब हमने वॉज लगा दिया है। जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। बाय द डॉक्टर, ये डॉक्टर वो सब्जेक्ट था जो पिछले टेंस में काम कर रहा था। यहाँ पे भी काम इस डॉक्टर ने ही किया, इसलिए हमने लफ्ज़ यूज़ किया बाय डॉक्टर। बच्चों, ये सीक्वेंस चेंज करने से जो सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं हो जाना, जिसने काम किया वो वहीं मौजूद रहेगा, जिस पे काम हुआ वो भी वहीं। ये सिर्फ इस ऑर्डर में बता रहे हैं कि नाउ द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इज़ अ लार्ज पोटैटो वॉज बॉट बाय डॉक्टर। बट एक्चुअली ये स्ट्रक्चर यूँ हो गया है, जो पिछले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था वो पहले आ गया है, उसके बाद वर्ब आ गया है, और उसके बाद जिसने काम किया वो सब्जेक्ट आ गया है। इसलिए स्ट्रक्चर इन्वर्ट हो गया है पैसिव वॉइस में। Read the following sentences. Identify active and passive voice. Now here we have our exercise. This is part B. बच्चों, इन sentences को, इन जुमलों को पढ़िए, इनमें से एक्टिव और पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का सेंटेंस मिलेगा जिसमें काम करने वाला भी मौजूद होगा, फाइल वर्ब भी मौजूद होगा, फेल, और ऑब्जेक्ट मफ़ऊल जिस पे काम किया जाए, तो वो हमारे पास एक्टिव वॉइस होगा। और जहाँ इसका इन्वर्ट आ जाएगा, वर्ब को इम्पॉर्टेंस दी जाएगी और ऑब्जेक्ट पहले लग जाएगा, वो पैसिव वॉइस होगा। आई लाइक मैंगोज़, आई सब्जेक्ट है, पहले आ गया, लाइक वर्ब है, मैंगोज़ इसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, एक्टिव वॉइस। फॉर एक्टिव वॉइस आई एम राइटिंग ए, मैंगोज़ आर लाइक्ड बाय मी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इम्पॉर्टेंस दी गई है, उसके बाद साथ ही वर्ब लगा दिया गया है और सब्जेक्ट एंड पे चला गया है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ पैसिव वॉइस। राइस आर ईटन बाय एस, राइस आर ईटन बाय अस। बच्चों, यहाँ पे अगेन राइस जो ऑब्जेक्ट है उसको इम्पॉर्टेंस दी गई है। हमने, इस जुमले का मतलब सेम है, हमने चावल खाए, लेकिन ये पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर है, इसलिए अब यहाँ पे हम इसको लिख देंगे दिस इज़ passive, or we can either write P only. We eat rice, हमने चावल खाए। बच्चों, यहाँ पे we यानी कि सब्जेक्ट पहले ही मौजूद है, इसलिए ये एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे she caught a bird, उसने एक परिंदा पकड़ा, तो ये भी एक्टिव वॉइस हो जाएगा हमारे पास। चलिए मैं यहाँ इसकी पूरी फॉर्म लिख देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए इसको समझना कि हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये भी हमारे पास पैसिव वॉइस है, दिस इज़ पैसिव वॉइस। नेक्स्ट इज़ अ बर्ड वॉज कॉट बाय हर। अब यहाँ पे बर्ड का जिक्र पहले आ गया है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट पहले ले आए हैं। Again, this would be passive voice. Next is he will be punished by the teacher. अब यहाँ पे बच्चों हो सकता है कि आपको ये बात लगे कि he present होने से ये तो subject हो जाएगा और आप कहें कि ये this is active voice, but no, this is passive voice. एक और निशानी इस चीज़ की है कि बाय समवन, अगर कोई काम किसी ने किया हो और उसको हम यूँ बयान करें, दिस वर्क हैज़ बीन डन बाय हिम, बाय यू, इसका मतलब ये होता है कि वो सब्जेक्ट जिसने काम किया है वो एंड पे आ गया है, काम बाय हुआ है, उस बंदे के थ्रू हुआ है। तो जब हम अपना सब्जेक्ट एंड पे ले जाएंगे तो क्लियरली वो हमारे लिए पैसिव वॉइस बन जाएगा। और अगर इससे पहले आपके पास प्रोनाउन भी आ गया, ही विल बी पनिश्ड, तो भी आप समझें कि ही यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है जिस पे काम है। इसका तर्जुमा ये है, टीचर उसको सज़ा देंगी, ही विल बी पनिश्ड बाय टीचर, टीचर के ज़रिए उसको सज़ा मिलेगी। तो इसलिए काम तो टीचर ने करना है, इसलिए हमने देखा कि उसको हम पैसिव की सेंस में ले रहे हैं, नॉट एक्टिव।
द टीचर विल पनिश हिम। यहाँ पे अब देखें एक्टिव वॉइस आ गया क्योंकि टीचर काम कर रहा है डायरेक्ट। आपको हर जुमले में ये फाइंड करना है कि हु इज़ द सब्जेक्ट, हु इज़ वर्किंग, हु इज़ डूइंग एक्शन। हियर वी कैन सी द टीचर इज़ डूइंग एक्शन, and also in question 7 the teacher is doing action, she is punishing the boy. I am writing a story, this is active voice। जो चीज़, जो इंसान, जो शख्स ये स्टोरी लिख रहा है वो पहले नंबर पे आई एम राइटिंग, इसलिए उसको हमने ऑब्जेक्ट तो बनाया ही नहीं। द स्टोरी इज़ बीइंग रिटन बाय मी, ये हमारे पास पैसिव वॉइस हो जाएगा। सो स्टूडेंट दिस इज़ वेरी ईजी, ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट ग्रैब देयर कॉन्सेप्ट्स। बच्चों इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ लीजिए तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत आसान लगेगी। दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट इज़ प्रोनंसिएशन पार्ट। बच्चों इसमें हम देखेंगे कि किस तरह लफ्ज़ों की अदायगी की जाती है। अंग्रेज़ी में हम लफ्ज़ों की अदायगी कैसे करते हैं। दिस इज़ आर साउंड, आर साउंड बिफोर कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल्स। बच्चों किस तरह से आर साउंड कॉन्सोनेंट और वाउल से पहले आती है तो डिफरेंट होती है। कॉन्सोनेंट हमारे पास कौन से होते हैं, ऐसे लेटर्स जिनकी अदायगी करते वक्त हमारी ज़ुबान के दरमियान एयर जो है वो ब्लॉक हो जाए। कोई भी लेटर आप देखें, जैसे कि बी लेटर की साउंड है, एफ़ लेटर की साउंड है, ये अदा करते वक्त जब हमारे मुंह से ये लेटर निकलता है तो ऑब्स्ट्रक्ट होती है, बीच में लड़खड़ाती है एयर। बट वाउल्स ऐसे साउंड हैं ए ई आई ओ यू, ये बोलते हुए हमारे मुंह से जब भी ब्रीथ आउट करते हैं हम तो ब्रीथ हमारी कहीं भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होती, कहीं पे भी लड़खड़ाती नहीं है। सो वाउल्स आर ए ई आई ओ यू, ये बहुत स्मूथ लेटर्स हैं इसलिए हम इनको वाउल्स कह रहे हैं। और कॉन्सोनेंट ऑल अदर लेटर्स जो इनके अलावा हैं। A car has stopped in the parking, we don't pronounce R, क्योंकि बच्चों ये जो कार है ये इसके a car is coming, we pronounce R। ये डिफरेंस क्या है? एक्चुअली R साउंड को देखना है कि उसके बाद क्या आ रहा है। हैज़ में H आ रहा है, H हमारे पास कॉन्सोनेंट है, इसलिए जब कॉन्सोनेंट से पहले R साउंड आएगा तो हम R प्रोनाउंस नहीं करेंगे। दिस सेंटेंस वुड बी A car has stopped in the parking। और लफ्ज़ को आपने क्लियरली प्रोनाउंस नहीं करना। इट वुड बी car, not car। A car is coming, जब आपने इस आई यूज़ हो रहा है, आई क्या है, वाउल साउंड। जब वाउल साउंड से पहले आर साउंड आ गई तब आपने उसको प्रोनाउंस करना है। हम इसको यूँ पढ़ेंगे A car is coming, रॉ साउंड निकल रही है मेरे हलक से इस टाइम। So a car is coming, a car has stopped in the parking। So this is the difference. Before consonant we don't pronounce R, before vowel we do pronounce R। I vowel था, यहाँ पे आपने इसकी आवाज़ निकालनी है। H consonant है, इससे पहले आवाज़ नहीं निकालनी। इस तरह से हम पढ़ते हैं कि लफ्ज़ों की अदायगी किस तरह से असल में की जाती है। क्योंकि अंग्रेज़ी हरूफ हैं, ये हमारी मादरी ज़ुबान नहीं है, इसलिए इनकी अदायगी कुछ हद तक मुख्तलिफ है हमारी ज़ुबान से, इसलिए हमें इनकी अदायगी इन्हीं की ज़ुबान में पढ़नी चाहिए। आर साउंड इन द मिडल, कार्ड, पार्ट, हार्ट, कोर्ट, पोर्ट, सॉर्ट। वीक आर, बच्चों क्लियर आर नहीं निकालना आपने, इसमें एक मिडल मिक्सचर सा आर साउंड प्रोड्यूस करना है। वेरी वीक आर और साइलेंट आर। अब ये जो मैंने लफ्ज़ प्रोनाउंस किए हैं इसमें आर मौजूद है, लेकिन मैं इसको कार्ट नहीं पढ़ा, दिस इज़ नॉट रॉ साउंड। अब मैं इसको कार्ट, पार्ट, ऐसा साउंड मैंने क्रिएट किया है जिससे ये आवाज़ इसके अंदर ही अब्जॉर्ब हो रही है। वीक साउंड इन द मिडल। सो दिस वॉज द डिफरेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन इन आर साउंड। कीप प्रैक्टिसिंग सच प्रोनाउंसिएशन and you will learn how to pronounce these letters. Next is writing skills. Imagine that you have a small zoo at your home. You have birds and some animals in it. You want visitors to be nice to your pets and not to tease them. Make rules for the people who visit your small zoo. जो राइटिंग स्किल्स में आपने अपनी तख्लीकी सलाहियतों को मज़ीद निखारने की कोशिश करनी है। इमेजिन करें, आप इस बात का तसव्वुर कीजिए
कि आपके घर में एक छोटा सा ज़ू मौजूद है। यू हैव बर्ड्स, आपके पास परिंदे हैं, एंड सम एनिमल्स, और कुछ जानदार हैं, उसमें कुछ जानवर हैं। यू वॉन्ट विजिटर्स टू बी नाइस टू योर पेट्स, आप चाहते हैं कि जो आपके घर मौजूद परिंदों और जानवरों को देखने आए, उनको विज़िट करने आए, वो आपके पेट्स, आपके जो पालतू जानवर हैं, उनके साथ अच्छे से पेश आए। एंड नॉट टू टीज़ दैम, और उनको तकलीफ़ ना दे। मेक रूल्स फॉर द पीपल हु विज़िट योर स्मॉल ज़ू, बच्चों अब वो लोग जो आपके घर आपके जानवरों को देखने आएंगे, उनके लिए कुछ रूल्स बनाएं, आप कुछ असूल मुरतब कीजिए, जिससे कि उनको पता हो कि जानवरों को इस तरह से ट्रीट करना है और इस तरह से ट्रीट नहीं करना। We also use passive voice to write instructions and small notices. For example, late comers will be fined. बच्चों यहाँ पैसिव वॉइस का एक और यूज़ बताया जा रहा है कि जब आप कोई इंस्ट्रक्शन बता रहे हो किसी को, तो तब भी आप पैसिव वॉइस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तब आपने इंस्ट्रक्शन में जो काम है उसको अहमियत देनी है कि लेट जो लोग आएंगे उनको फ़ाइन किया जाएगा, अगर आप कूड़ा फेंकेंगे तो आपको फ़ाइन किया जाएगा। करने वाले शख्स पे अहमियत नहीं दी जानी, इसलिए एक्टिव वॉइस और सब्जेक्ट को मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। पैसिव वॉइस में आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से इंस्ट्रक्शंस और असूल जो हैं उनकी एक पूरी तरतीब बन पाएगी, क्योंकि आप एक्शन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ओके, इंस्ट्रक्शंस फॉर विजिटर्स, जो लोग आपके घर अब जानवर देखने आ रहे हैं उनके लिए आप क्या इंस्ट्रक्शंस लिखना चाहेंगे जो इनको फॉलो करते वो आपके पेट्स को तकलीफ़ ना दें। विजिटर्स आर नॉट अलाउड आफ्टर 6 PM, शाम 6 बजे के बाद विजिटर्स जो आपके जानवर देखने आएंगे लोग, उनकी एंट्री मना है। 6 बजे के बाद वो नहीं दे सकते, बिकॉज़ 6 बजे के बाद बहुत से जानवर अपने जगह पे, अपनी जो हैबिटेट है वहाँ जाना पसंद करते हैं। मगरिब के टाइम हो जाता है, अपने अपने घरों को जाना पसंद करते हैं। आप उनको डिस्टर्ब करेंगे अगर आप उनको विज़िट करेंगे, उस टाइम तंग करेंगे। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हम कुछ मज़ीद लिख लेते हैं जो न्यू विज़िटर्स हैं उनके लिए। हम एक पूरा चार्ट बना लेते हैं यहाँ पे। बच्चों ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने यहाँ पे लिख ली हैं, जैसे कि चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स आर नॉट अलाउड टू एंटर। जब लोग ज़ू आएंगे, आपके पास जो पेट्स हैं उनको देखने आएंगे और वो साथ बच्चे भी लेकर आएंगे, तो बच्चे आपको पता है बहुत शैतानियाँ करते हैं। समटाइम्स आपके जो पेट्स होंगे उनको डिस्टर्ब करेंगे, उनकी कोई खुराक जो है उसको डिस्टर्ब कर देंगे, इसलिए विदाउट पेरेंट्स चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड। अगर तो लोग आते हैं देखने तो उनके साथ जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ आएँ। ईटेबल्स आर नॉट अलाउड इन द ज़ू, बच्चों हर जानवर की एक अलग खुराक होती है और उसको कोई भी चीज़ उठाकर नहीं दी जा सकती। ऑल द एनिमल्स टेक स्पेसिफिक फूड, तो इसका ख्याल जो ज़ू ओनर्स हैं या जो पेट्स के ओनर हैं उनको ही पता होता है, वो इसका ख्याल रखते हैं। इसलिए हम किसी को भी अलाउ नहीं कर सकते कि कोई भी ईटेबल आप ले आएँ। कोई ईटेबल्स होती हैं खाने वाली चीज़ें, कोई भी खाने वाली चीज़ें ज़ू में नहीं लेकर आएँ। जानवर उसको देख के मे भी खाने की कोशिश करे, और आप कोई भी फालतू चीज़ जानवरों को नहीं खिला सकते अदर देन देयर स्पेसिफिक फूड। डू नॉट थ्रो गार्बेज इन द ज़ू, गार्बेज बच्चों कहते हैं कूड़ा क्रिकेट को। ज़ू में कभी भी कूड़ा क्रिकेट ना फेंकिए, एक तो इससे माहौल ख़राब होगा, गंदगी फैलेगी, दूसरा एनिमल्स रैपर्स खाने की कोशिश करते हैं, अगेन उनकी हेल्थ और डाइट के लिए ये चीज़ बहुत डेंजरस है। द ज़ू विल बी ओपनड ओनली फॉर 6 आवर्स, जैसे यहाँ पे टाइमिंग बताई थी, विजिटर्स आर नॉट अलाउड आफ्टर 6 PM, 6 बजे के बाद बच्चों 6 बजे के बाद जो विज़िटर्स हैं जो विज़िट करने आएंगे ज़ू, उनके एंट्री मना है। इसी तरह ये टाइमिंग भी बता दी गई कि ज़ू हमारा 6 बजे तक यानी 6 घंटे के लिए सिर्फ ओपन रहेगा। सो इन दिस वे यू कैन राइट इंस्ट्रक्शंस फॉर विजिटर्स। Next is part B. Write a paragraph or 50 to 60 words on elephant. एलिफेंट के बारे में आपने एक पैराग्राफ लिखना है 50 से 60 अल्फाज का। फोकस आपको बता दिया गया यहाँ के वर्ड आपके पास क्या है, एलिफेंट, जिनके बारे में आपने लिखना है। नंबर 1 पॉइंट, विच बिग एनिमल्स आर केप्ट इन द ज़ू। बच्चों कौन से ऐसे बड़े जानवर हैं जो कि ज़ू में रखे जाते हैं। जब आप अपना पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो आप ये लाइन लिख सकते हैं कि इन द ज़ू we keep big animals, yeah, there are also some big animals present in the zoo such as elephant. ज़ू में कुछ बड़े जानवर भी मौजूद होते हैं जैसे कि हाथी, एलिफेंट, क्योंकि हाथी एक बड़ा जानवर है इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिनको मिला के आप अपना एक अच्छा सा पैराग्राफ बना सकते हैं, इसलिए ये पॉइंट्स दिए गए हैं कि इनका आंसर करते करते आप एक पैराग्राफ बना लेंगे। हाउ डू दे लुक लाइक,
एलिफेंट्स कैसे दिखते हैं? तो बच्चों जब आप इसका आंसर लिखेंगे, इनके आपने आंसर्स नहीं लिखने बल्कि इनका आंसर देते हुए एक पैराग्राफ बनाना है, आपने लाइंस लिखनी है। सो नंबर 2, इस सवाल को पढ़ के आप इसका आंसर लिखें उसी लाइन के आगे। हाउ डू दे लुक अलाइक? दे आर जाइंट एनिमल्स हैविंग बिग ईयर्स, लॉन्ग ट्रंक्स, लॉन्ग नोज़। आप इस तरह इनके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। एलिफेंट्स फूड, एलिफेंट की फेवरेट खुराक क्या है? पीनट है, बैम्बूज़ हैं, ये आप उनके बारे में लिख सकते हैं। एलिफेंट्स बिहेवियर, बहुत काइंड बिहेवियर होता है एलिफेंट का, बड़े सॉफ्ट से, पोलाइट से, हम्बल से जानवर होते हैं। आपने एलिफेंट राइड भी की होगी जब आप ज़ू जाते हैं, हाथी की सवारी करते हैं, आप इनके बारे में ये बातें लिख सकते हैं। हाउ डू दे एंटरटेन विजिटर्स? एलिफेंट विजिटर्स को किस तरह इंटरटेन करते हैं? अभी जो मैंने बात की कि एलिफेंट राइड यानी हाथी की सवारी, ये करके आप एंटरटेन हो सकते हैं, इसलिए ये डिफरेंट है बाकी जानवरों से, क्योंकि एलिफेंट राइड लेते हुए आप एंटरटेन होते हैं, आप ख़ुद को अच्छा फील कराते हैं, आपको बहुत मज़ा आता है। जैसे कैमल राइड लेते हैं, जैसे ऊँट की सवारी करते हैं, ऐसे हाथी की सवारी करते हुए भी आप ख़ुद को एंटरटेन कर सकते हैं। इन पॉइंट्स के आंसर कीजिए और इसका एक पैराग्राफ बना लें। नेक्स्ट इज़ ऑरल कम्युनिकेशन स्किल। बच्चों ऑरल कम्युनिकेशन होता है आपकी ज़बानी कलामी जो बातचीत आप करते हैं और उसकी स्किल्स, उस पे आप किस तरह महारत हासिल कर सकते हैं ज़बान से जो बातचीत करते हैं। ये हम हमेशा इस पोर्शन को करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। डायलॉग में क्या होता है, 2 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक कैरेक्टर कोई स्टेटमेंट, कोई सेंटेंस बोलता है और दूसरा कैरेक्टर उसका आंसर करता है। इस तरह करने से क्या होता है कि आपको एक सवाल का जवाब, एक सेंटेंस का रिप्लाई और एक बात का दूसरी बात से उसका जवाब देना आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हेयर वी हैव 2 कैरेक्टर्स, नादिया एंड लुबना। सो नादिया क्या कहती है, वेयर इज़ योर सिस्टर टुडे? अब उसने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया है, तो लुबना उसका आंसर कर रही है शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। बच्चों एक सवाल का जवाब दिया गया है। ये इस तरह प्रैक्टिस करने से, डायलॉग प्रैक्टिस करने से आप ये चीज़ जान सकते हैं कि किस तरह एक बात का अच्छे से जवाब देना होता है और उसको कम्युनिकेशन कैसे करनी होती है, बातचीत कैसे करनी होती है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी आपसे कोई सवाल करे या कोई बात करे तो आपको उसका जवाब ही ना आए, आप आगे से चुप कर जाएं, बल्कि आप उसका एक अच्छा प्रॉपर वेल बिहेव्ड सा आंसर करें। इसके लिए क्या ज़रूरी है, आप अपनी क्लास में या घर में 2 लोगों को ये कैरेक्टर असाइन करें, एक बंदा नादिया बन जाए, एक लुबना बन जाए। वन कैन से वेयर इज़ योर सिस्टर टुडे? आपकी बहन कहाँ है? तो दूसरा कैरेक्टर जवाब दे शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। नादिया जो कैरेक्टर चूज़ करे वो अपने वाले डायलॉग्स बोले, रियली व्हाट्स द मैटर? ओह क्या हुआ, यानी वाकई ऐसा है। लुबना जो दूसरा कैरेक्टर है वो कहती है शी हैज़ गॉट अ हेडेक, उसके सर में काफ़ी तकलीफ़ है। आप देख रहे हैं किस तरह से कम्युनिकेशन बिल्ड हो रही है, बातचीत बिल्ड हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक सवाल का जवाब दे के अगला चुप हो गया। सो बच्चों इस तरह प्रैक्टिस करने से आपकी ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती हैं। अगेन नेक्स्ट कैरेक्टर सेज ओह दैट्स टू बैड, टेल हर टू टेक अ पेन किलर, शी विल फील बेटर सून। ओह ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। आप उसे कहें, लुबना को नादिया कह रही है, आप उसको कहें कि वो पेन किलर ले, दवाई ले और वो बहुत अच्छा फील करेगी। लुबना द अदर कैरेक्टर सेज आई डोंट नो शी हैज़ गॉट अ सॉर थ्रोट एंड अ बैकएक टू। मैं नहीं जानती मगर उसका गला भी बहुत ख़राब हो रहा है और उसकी कमर में भी काफ़ी तकलीफ़ है। दैन नादिया सेज मे बी शी हैज़ गॉट फ्लू, हो सकता है कि उसको फ्लू हो गया हो। इट विल बी बेटर टू सी अ डॉक्टर, अच्छी बात ये होगी कि अगर आप एक डॉक्टर को दिखा दें। लुबना सेज येस यू आर राइट थैंक यू, जी आप ठीक कह रही हैं, बहुत शुक्रिया। इस तरह से 2-4 बातें आपस में कर लेने से एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन होती है, बातचीत बढ़ती है एंड यू लर्न हाउ टू रिप्लाई बैक टू सम स्टेटमेंट एंड सम क्वेश्चन। दिस इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, सो यू शुड कीप डूइंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ इन ग्रुप। नेक्स्ट इज़ ग्लॉसरी, दिस इज़ द एंड पोर्शन ऑफ चैप्टर 11। बच्चों यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं और इनके मीनिंग्स गिवन हैं, इनको हम अपने टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं, अपने सबक में देख चुके हैं और इनकी प्रोनाउंसिएशन भी कर चुके हैं। सो लेट्स डू अ रिवीजन, इनकी रिवीजन कर लेते हैं। द वर्ड इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन होता है इंतज़ामिया। इंतज़ामिया कहते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को, ऐसे लोगों को हु मैनेज द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, जो किसी कंपनी के इंतज़ामात संभालते हैं, उनके मामलात की देखभाल करते हैं। जैसे कोई स्कूल हो तो उसकी इंतज़ामिया में शामिल है उनकी मैडम और दूसरे वर्कर, एम्प्लॉयज़, टीचर्स, ये सब जो शामिल हैं ये इंतज़ामिया में शामिल होते हैं। अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ को अपनाना, चूज़ करना। अमेजिंग, सरप्राइजिंग,
अमेजिंग, यू आर लुकिंग अमेजिंग, दिस सीनरी इज़ वेरी अमेजिंग, यानी कोई चीज़ बहुत जो आपके लिए सरप्राइजिंग हो, चौंका देने वाली हो। कैस्टर ऑयल, अरंड का तेल, ये हमने पढ़ा था, स्पून बिल को डॉक्टर ने अरंड का तेल पिलाया। वेजिटेबल ऑयल यूज एज लेग्जेटिव। क्रंचेज, नॉइजी क्रशेज, जो आप मुंह से आवाज़ पैदा करके खाएं, दिस इज कॉल्ड एज क्रंचेज। बिटर, खट्टा, नॉट स्वीट, टेस्टिंग हार्शली। लोफ, अ शेप्ड मैस ऑफ बेक्ड ब्रेड। लोफ बच्चों क्या है, टुकड़ा, डली, ऐसा मैस किसी चीज़ का जो जैसे बेक ब्रेड का होता है, क्योंकि हम लोफ ऑफ ब्रेड कहते हैं इसलिए वो डली को कहा जाता है, हजूम को कहा जाता है किसी चीज़ की क्वांटिटी को। मेडिसिन, ए सब्सटेंस इंटेंडेड टू क्योर इलनेस, मेडिसिन दवाई होती है, ऐसा सब्सटेंस जो बीमारी को शफायाबी में तब्दील करने के लिए पिलाई जाती है। माइंड, ऑब्जेक्ट, overcome, control, prevail over, patient, a person who requires medical cure. Pill, piece of medicine for swallowing. Pill बच्चों अगेन वो टैबलेट हो गई जो आप swallowing यानी निगलने के लिए यूज़ करते हैं। Popped, put suddenly, तेज़ी से डालना। Pretended, not genuine, assumed. Pretended होता है किसी चीज़ का दिखावा करना, show off करके दिखाना, original ना होना उस चीज़ का। Rare, uncommon, ऐसी चीज़ जो नायाब हो। Scooped out, hollowed out, taken out, किसी चीज़ के अंदर से किसी चीज़ को निकालना, जैसे आलू के अंदर से आलू का हिस्सा निकाल लिया डॉक्टर ने। swallows, निगलना, passes food or drinks down the throat. Treatment, the medical care that a patient is given to cure an illness. treatment बच्चों इलाज को कहते हैं, ऐसी मेडिकल केयर, ऐसी तिब्बी इलाज जो किसी पेशेंट को किया जाए ताकि वो अपनी बीमारी से शिफायाब हो जाए। वेटनरी, मेडिकल केयर ऑफ एनिमल्स, जानवरों की जो मेडिकल केयर है, तिब्बी इलाज मौलजा है, उसको हम वेटनरी कहते हैं, इसीलिए जानवर के डॉक्टर को हम वेटनरी डॉक्टर या वेट्स कहते हैं। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 11. कीप प्रैक्टिसिंग ऑल दीज एक्सरसाइज एट होम and inshallah you will get a very good meaning of everything very soon. Okay, thank you so much for your time. Allah Hafiz, take care.